Hey guys, in this video we'll study about the mutual inductance. समझेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस को। प्रीवियस वीडियो हमने देखा था इंडक्टेंस, इसके दो टाइप्स थे, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। तो जब एक कॉइल में जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसकी विसिनिटी में दूसरा कॉइल है, तो इस कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रहा है और उससे एसोसिएटेड दूसरे कॉइल में जो फ्लक्स लिंकेज है ना, इसमें अगर चेंज आता है तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसे समझते हैं। तो क्या दिया है इसमें? तो टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड की बात की है जिनकी लेंथ एल है। मैं फिगर में दिखाता हूँ आपको। तो ये दो सोलेनॉइड्स है, S1 एंड S2। दिस आर द टू सोलेनॉइड। S1 कौन सा है? जो इनसाइड वाला सोलेनॉइड S1 है। रेडियस कितना है उस सोलेनॉइड का? R1 है। और जो आउटर सोलेनॉइड है उसका रेडियस R2 है। ठीक है, दोनों की ही लेंथ स्मॉल एल से डिनोट किया है, दोनों की लेंथ सेम है। एंड नेक्स्ट चीज़ है कि इनके नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें N1 है, किसमें? पहले वाले सोलेनॉइड में। एंड N2 है दूसरे वाले सोलेनॉइड में। इतनी बात समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या बताया इसमें। तो एक बार मैं इतने पार्ट को रीड करता हूँ जल्दी से। तो कंसिडर फिगर 6.15 विच शोज टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड ईच ऑफ लेंथ small l. We denote the radius of the inner solenoid S1 by R1 and the number of turns per unit length by N1. ठीक है, ये N1 क्या था वहाँ स्मॉल n से स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट मतलब क्या होगा? एक यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, एक यूनिट लेंथ में, पर यूनिट लेंथ में, या एक यूनिट में 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर में, जो भी है, जो भी 1 यूनिट होगा उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, उस स्मॉल एन से किया है। ठीक है, द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज फॉर द आउटर सोलेनॉइड S2 आर R2n, स्मॉल R2 एंड N2। तो दूसरे सोलेनॉइड की रेडियस R2 है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लाइन कितनी है उसमें? N2 है। ठीक है, लेट N1 एंड N2 बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ S1 एंड S2। और कैपिटल N1 क्या है? कैपिटल N1 है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये स्मॉल N1 क्या है? यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, और ये टोटल। ठीक है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तो N1 क्या आ जाएगा? N1 इज सिंपली N1 इंटू जो लेंथ है N1 इंटू एल, है ना। N1 क्या आएगा? स्मॉल N1 नंबर ऑफ लेंथ पर यूनिट लेंथ, और जितनी हमें लेंथ है सोलेनॉइड की, कितनी लेंथ है? एल है ना, देखा था अभी हमने। तो ये आ जाएगा ऐसे। N2 क्या आ जाएगा? स्मॉल N2 इंटू एल। ये चीज़ समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं इसे। व्हेन अ करंट I2 is set up through S2, it in turn set up a magnetic flux through S1। तो जब क्या होगा? I2 करंट सेटअप होगा दूसरे कॉइल में, ये बाहर वाले कॉइल में जब क्या होगा, एक I2 करंट सेटअप होगा, तो उससे क्या होगा? उससे एक फ्लक्स एसोसिएट होगा किसमें? पहले वाले कॉइल में। इस वाले कॉइल में उस जो पहले वाले जो दूसरा वाला सोलेनॉइड है, इसमें जब I2 करंट फ्लो हुआ, इसमें जब I2 करंट फ्लो हुआ तो उससे क्या हुआ? S1, क्योंकि इसकी विसिनिटी में, तो इसमें एक फ्लक्स इससे एसोसिएट होगा, है ना। तो यही चीज़ इसमें बोली है। तो इसमें कितना फ्लक्स सेटअप हुआ? ठीक है, वो कितना सेटअप हुआ? तो उसको हमने φ1 बोला। इतनी बात समझ में आपको? क्या बोला मैंने? जो I2 है, I2 मतलब करंट इन सेकेंड कॉइल, जो आउटर कॉइल है, ये आउटर सोलेनॉइड है, उसकी वजह से पहले वाले कॉइल में φ1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेटअप हुआ है। ठीक है, अब हमने प्रीवियसली देखा था, और ये जो और N1 φ1 क्या आ जाएगा? फ्लक्स लिंकेज, है ना। हमने देखा था कि हम मानते हैं कि ये जो कॉइल से बहुत क्लोजली बाउंड है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज क्या आ जाएगा? N1 φ1। तो सारे के सारे कंट्रीब्यूट करेंगे ना EMF में। ठीक है, जो दूसरे वाला अंदर वाला कॉइल है, इसमें जो EMF प्रोड्यूस होगा बिकॉज द फ्लक्स, अगर फ्लक्स करंट में चेंज करते हैं बाहर, तो इसमें फ्लक्स में चेंज आएगा और इसमें EMF प्रोड्यूस होगा। सारे के सारे कॉइल्स, है ना, सारे के सारे टर्न्स किसमें कंट्रीब्यूट करेंगे? EMF में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये फ्लक्स लिंकेज था N1 φ1, है ना। और हमने देखा था कि किसके प्रोपोर्शनल है? जो करंट फ्लो हो रहा है ना, जो करंट फ्लो हो रहा है दूसरे वाले कॉइल में, मतलब आउटर वाले कॉइल में, है ना। और जब हमने प्रोपोर्शनल रिमूव करा तो वहाँ पर कांस्टेंट आ रहा था, है ना, इंडक्टेंस। इसमें क्या आ जाएगा? वो इसको डिनोट करेंगे M12। M12 क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस, या इसको ये क्या भी बोलेंगे?
म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड S1 का म्यूचुअल इंडक्टेंस, समझना इस बात को। सोलेनॉइड S1 का मतलब इसका जिसमें क्या हुआ, EMF प्रोड्यूस होगा, है ना, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसको कैसे बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2। और इसको हम क्या भी बोलते हैं, और ये भी यहाँ लिखा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड S1 विद रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड S2। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे, ठीक है। तो क्या है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब इसको ऐसे लिखूँ मैं, M12 इज इक्वल टू N1 ∅1 अपॉन I2, मतलब I2 सॉरी, ठीक है। यानी कि अगर I2 करंट सेटअप होने पे दूसरे कॉइल में, पहले कॉइल में कितना फ्लक्स लिंकेज आया, है ना। और इसको हम जब बाद में देखेंगे तब क्या आ जाएगा ये, कि चेंज अगर आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से कितना फ्लक्स में चेंज आया, और वो EMF में चेंज करेगा, उसे हम आगे देखेंगे। अभी के लिए बस क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कि करंट के चेंज होने में दूसरे कॉइल में पहले में कितना फ्लक्स में चेंज आएगा, ठीक है, या फ्लक्स लिंकेज में कितना फ्लक्स लिंकेज उसमें प्रोड्यूस होगा या सेटअप होगा, ठीक है। तो इसके बाद फॉर दिस सिंपल कोएक्सियल सोलेनॉइड इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट M12 द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I2 इज इन S2 इज म्यू नॉट N2 I2, ठीक है। तो हम हमारे लिए पॉसिबल है, इसको N1 ∅1 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें पता है क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स इज B इंटू A, ठीक है, B डॉट A, है ना, B डॉट A हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के केस में क्या होती है, तो आप देखना, जब सोलेनॉइड का हमने देखा था तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड हमने कैलकुलेट की थी, कितना आई थी, म्यू नॉट NI, ठीक है, म्यू नॉट NI, जिसमें N क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था, ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था। और I जो जिस करंट की वजह से ये फ्लक्स आ रहा है, ठीक है। अब देखना जो ∅1 है, ये ∅1 किस करंट की वजह से आ रहा है, I2 की वजह से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आया I2। देखो यहाँ पर ये एरिया की बोला है इन्होंने, ये B है, और ये जो पहला वाला है ना, पहला वाला नंबर ऑफ टर्न्स है। तो N1 मैंने बताया था ना, N1 क्या है, कैपिटल N1 इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड इनटू लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, जो कि L है। तो ये N1 है, ये N1 है, और यहाँ पर ये एरिया है। एरिया कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, R1 रेडियस है, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, एक टर्न का, तो पाई R1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। R1 क्योंकि हम इनसाइड में फ्लक्स देखेंगे ना, फ्लक्स यहाँ देखेंगे इनसाइड वाले में, उसका रेडियस R1 है। एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, I2 करंट के जो दूसरे वाले कोई आउटर वाले कॉइल में जितना करंट है उसकी वजह से। म्यू नॉट मीडियम है, वैक्यूम है। N2 इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये भी देखना, ठीक है, N2 मतलब N2 ये जो बाहर वाले टर्न्स है ना, बाहर वाले कॉइल में जितने टर्न्स है, इसी की वजह से तो प्रोड्यूस हो रहा है ये फ्लक्स। तो N2 इंटू I2 ये बाहर वाले करंट की बात करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन टर्न्स और करंट की वजह से, करंट इन दिस टर्न्स आउटर टर्न में, तो N2 है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब देखो, यानी कि अब जैसे हम रीअरेंज करते हैं इस मल्टीप्लिकेशन को, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, ये म्यू नॉट आ गया, N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L I2, तो ये आ गया हमारा N1 ∅1, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ये वाली इक्वेशन 6.9 और 6.10 इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, और राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर I2 है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है, M1 यहाँ से मुझे मिल जाएगा M12 कितना आ जाएगा, म्यू नॉट N1 स्मॉल n1 एंड स्मॉल n2 पाई R1 स्क्वायर L। अब हम देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन दिस सेकंड कॉइल ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल, है ना। इस फर्स्ट कॉइल की वजह से इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, तो सेम हम करेंगे, है ना, सेम। तो क्या हो जाएगा, N2 ∅2 इज इक्वल टू M21 I1, मतलब
जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में या मैग्नेटिक फ्लक्स लेंगे सेकेंड कॉइल में बिकॉज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल, है ना, तो ये हो जाएगा। अब इसमें M21 क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड S2 विद रिस्पेक्ट टू सोलेनोइड S1। द फ्लक्स ड्यू टू करंट I1 इन S1 कैन बी assumed to be confined solely S1 since the solenoid are very long, thus flux linkage with solenoid। अब इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है और इसके डिटेल मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं पता है, ठीक है। अब अगर आपको इसका डिटेल पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इसमें ये लिखा है कि जो सोलेनोइड है क्योंकि ये बहुत लॉन्ग है तो क्या होगा, इसका जो फ्लक्स लिंकेज है इस S1 का तो वो इस तक ही कन्फाइंड रहेगा, ठीक है। तो जब हम S2 के लिए क्या लेंगे, S2 के लिए जो फ्लक्स लेंगे तो वो कितना लेंगे, उसका एरिया भी जो इसका एरिया भी S1 तक ही लेंगे क्योंकि फ्लक्स यहाँ तक ही कन्फाइंड है, ऐसा है। इसका डिटेल मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो देखो इसमें तो यही डिफरेंस आ गया। तो N2 को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ फ्लक्स थ्रू दिस बाहर वाले जो सोलेनोइड है इससे क्या आ जाएगा, तो N2 तो हम लिख सकते हैं N2L, स्मॉल N2L। एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इसका, अब देखो यही चीज़ है यहाँ, इसका एरिया हमने कौन सा लिया है, इस अंदर वाले कॉइल का एरिया लिया है, ठीक है। तो अंदर वाले कॉइल का इसमें रीज़न तो ये लिखा है कि जो सोलेनोइड है इसके इनसाइड तक ही वो कन्फाइंड रहेगा, S1 का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसके इनसाइड ही कन्फाइंड रहेगा। तो पाई R12 है ना, मेरे होना क्या, अगर हम देखें तो कि पाई R2 होना चाहिए था, बट ये रीज़न दिया है यहाँ कि पाई R12 इसके इनसाइड को फ्लक्स इसके इनसाइड ही कन्फाइंड रहेगा। एंड जो बाकी बची बात बी ए की, है ना, ये बी ए होता है ना, फ्लक्स क्या होता है बी डॉट ए। तो मैग्नेटिक फील्ड तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ करंट की वजह से, इनसाइड वाले करंट की वजह से, S1 की वजह से, तो म्यू नॉट स्मॉल N1 I1, तो वो तो ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एरिया इसका नहीं लिया, एरिया क्या इसका लिया है, एरिया इनसाइड वाले इसका ही लिया है ना। अब देखो इसमें आगे देखते हैं। तो यानी कि M21 हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर M21 कितना आ गया, M21 आ जाएगा यहाँ से कंपेयर करने पे ये वाला पार्ट आ जाएगा, मतलब क्योंकि इसमें भी I1 है तो म्यू नॉट N1 N2 एंड पाई R1 स्क्वायर L, है ना, ये आ जाएगा। तो M21 कितना आ गया, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, ये आ गया। एंड अगर आप देखोगे अब तो इक्वेशन 6.13 एंड इक्वेशन 6.10 सॉरी 11 दोनों ही सेम है, मतलब M12 मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 दोनों ही वैल्यू इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों में म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल है, तो ये M के इक्वल हम मान सकते हैं ना, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दिस इक्वालिटी फॉर लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, however the relation is far more general. Note that if the inner solenoid was much shorter than the outer solenoid, then we could still have calculated the flux linkage N1 because the inner solenoid effectively emerges in a यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आउटर सोलेनॉइड, ठीक है। तो अगर इस केस में तो हमने क्या माना कि दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है, जो इनर सोलेनॉइड है ये बहुत उसकी लेंथ छोटी होती है, शॉर्ट होता है, तो क्या होता है जब हम फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू ऑन फर्स्ट वाले में, है ना, तो फ्लक्स लिंकेज इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बाहर वाले की, तब उसमें तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके लिए तो ये यूनिफॉर्म ही रहेगा, ठीक है। बट इन दिस कैलकुलेशन, इन दिस केस द कैलकुलेशन M12 वुड बी वन पे म्यूचुअल इंडक्शन 2 की वजह से। हाउएवर इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द फ्लक्स लिंकेज विद द आउटर सोलेनॉइड एज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनर सोलेनॉइड वुड वेरी अक्रॉस द लेंथ एज वेल एज क्रॉस सेक्शन ऑफ द आउटर सोलेनॉइड, ठीक है। लेकिन जो दूसरे में देखो, दूसरे वाले जो बाहर वाला ये रहा और इनसाइड हमने क्या बोला, वो उसकी लेंथ बहुत छोटी है, तो क्या होगा अब इसमें जो इसकी वजह से जो अगर जब इस पर निकालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस बाहर वाले पे तो इस पर फ्लक्स निकालेंगे ऑब्वियसली, तो अब ये वेरी करेगा क्योंकि इसका फ्लक्स क्या है डिफरेंट, क्योंकि इसकी लाइन तो छोटी है, तो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट टर्न्स के लिए जो फ्लक्स होगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो
अब इस केस में ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कैलकुलेट करना, ठीक है, क्योंकि ये वेरी कर रहा है फ्लक्स के लिए। Therefore, the calculation of M21 would also be extremely difficult in this case. The equality M12 is equal to M21 is very useful in this situation. लेकिन हमने क्या देखा अभी कि ये दोनों ही म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे वाला जो M21 है उसको वो कितना इजीली, क्योंकि वो इसके इक्वल है और ये हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया था, दोनों हमें फाइंड आउट हो जाएगा ये भी। We explain the above concept example with air as the medium with the solenoid. Instead, if a medium of relative permeability mu r had been present, the mutual inductance would be, अगर क्या होता मीडियम क्या होता म्यू आर होता, अगर मीडियम जिसका रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर होता तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो देखो हमने यहाँ क्या किया, म्यू नॉट लिया था, तो उसकी अगर रिलेटिविटी परमिटिविटी क्या म्यू आर है तो म्यू आर है ना, क्योंकि हमें पता है म्यू इज़ वॉट, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ठीक है, तो उसका क्या जाता, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू आर म्यू नॉट हो जाता अगर हम किस में रखते हैं, मीडियम जिसकी रिलेटिव परमिटिव म्यू आर। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्ड सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन दियर सेपरेशन एज दियर रिलेटिव ओरिएंटेशन, ठीक है, दो म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है, कितना दोनों सेपरेटेड, कितने डिस्टेंस पे ये दोनों सोलेनॉइड्स है ना, और किस पर डिपेंड कर रहा है, रिलेटिव ओरिएंटेशन में, किस तरह का उनका ओरिएंटेशन है, शेप साइज पे डिपेंड कर रहे हैं, हम देख चुके हैं पहले है ना, शेप ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है, तो वही चीज़ यहाँ बोली है। आगे देखिए इसे, तो नाउ लेट अस रिकलेक्ट एक्सपेरिमेंट 6.3 इन सेक्शन 6.2। इन दैट एक्सपेरिमेंट EMF इज इंड्यूस इन कॉइल C1 वियर एवर देयर इज एनी चेंज इन करंट थ्रू कॉइल C। तो हमने ये देखा था एक्सपेरिमेंट की, जब क्या किया था, दो कॉइल्स थे और इसमें अगर क्या हो रहा है, इसमें करंट चेंज होगा तो इसमें दूसरे वाले में, इसमें करंट चेंज होगा तो इस वाले में भी क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा है ना। तो इसको अब हमने देखा था क्यों, क्या रीज़न है वो भी देखा था, फ्लक्स चेंज होगा बिकॉज उससे। अब इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं, लेट φ1 बी द फ्लक्स थ्रू C1। तो देखो C1 मैं बना देता हूँ, ये C1 है एंड दिस इज C2, तो मैं डिस्टेंस काफ़ी रखा है लेकिन ये पास पास ही होंगे। तो इसमें अब इसमें C2 पे क्या हो रहा है, ये C2 पे I2 करंट फ्लो हो रहा है। अब देन इक्वेशन 6.9 वी हैव, तो इसकी वजह से इस पर फ्लक्स कितना आएगा, अगर मान लो इस पर फिर से बोलो N1 है इसका नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और φ1 इसमें फ्लक्स लिंक, तो ये फ्लक्स लिंकेज आ गई है ना, तो ये किसके इक्वल होगा, हमने देखा था अभी प्रीवियस इक्वेशन में, तो M और करंट किसकी वजह से, लेकिन करंट इसका करंट मतलब I2, ये बात समझ में आई होगी आपको है ना, इसका फ्लक्स और M इंटू दिस I2 है ना। अब देखो फॉर करंट वेरिंग विद टाइम, और बाई चांस अगर ये करंट वेरी कर रहा तो di/dt डिवाइड dt है ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस I2 मतलब चेंज इन दिस I2, तो चेंज इन I2 से क्या होगा, फ्लक्स में भी चेंज आएगा है ना। इसे सिंपली लिखो, देखो यहाँ पर अगर इस करंट में चेंज आता है टाइम के साथ तो फ्लक्स में भी चेंज आएगा। अब देखो N1 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, अभी इसे देखेंगे हम है ना। तो इससे क्या देख सकते हैं हम, और हमें क्या पता है, इस पार्ट को देखो आप, ये आपको फैमिलियर लग रहा होगा, तो फैराडे लॉ से क्या आया था, ये EMF था है ना, माइनस ऑफ दिस माइनस dN, हमने d∅dt देखा था, तो उसमें n आ गया N∅1/dt, तो ये EMF है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज EMF। तो EMF किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, EMF देखो, तो EMF यहाँ पर EMF किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और ये देखो ये दोनों ही पार्ट, ये दोनों इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में ये दोनों पार्ट इक्वल है, यानी कि EMF किसके इक्वल है, यानी कि EMF इक्वल है माइनस M, ये क्योंकि M तो कांस्टेंट है ना, ये मटेरियल का है ना, M तो कांस्टेंट है, वो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा और उसके शेप साइज पे डिपेंड कर रहा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो E1 दैट इज EMF ऑन फर्स्ट कॉइल में कितना EMF इंड्यूस होगा, वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस M di2/dt, ठीक है। तो यहाँ से देखो यानी कि EMF कितना इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा उस मटेरियल पे, मटेरियल का किस तरह का मटेरियल है वो, और उसकी ज्योमेट्री कैसी है उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, किस रेट से करंट चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसी को मैं अगर इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो देखो E1/di2/dt है ना। तो किस
अगर करंट में चेंज आता है तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसे एक हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। पहले एक कॉइल में अगर करंट में चेंज आएगा तो यूनिट रेट ऑफ चेंज आएगा, ठीक है, तो उसमें दूसरी वाली कॉइल में कितना करंट इंड्यूस होगा या कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसी को इस प्रॉपर्टी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी और इसको हम मुझे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट शोज दैट वेरिंग करंट इन अ कॉइल कैन इंड्यूस ईएमएफ इन अ नेबरिंग कॉइल। तो इससे क्या पता चला कि अगर एक में करंट में वेरिएशन आ रही है एक कॉइल में, तो दूसरी नेबरिंग कॉइल में क्या आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। और इंड्यूस ईएमएफ का किस पे डिपेंड करेगा, करंट के रेट ऑफ चेंज पे और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।